हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। राशिद की कमर में बहुत दर्द रहा करता था। पिछले कई दिनों से वो इसकी दवाइयाँ ले रहा था, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आज वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आपने जो दवाइयाँ मुझे दी हैं वो मैं बाकायदगी से ले रहा हूँ, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अचानक से कमर का दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर ने जवाब दिया, राशिद, ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तुम अब भी उसी सदमे में हो। तुम्हें उस सदमे से बाहर निकलना होगा और साथ के बारे में सोचना होगा। साथ का पूरा फ्यूचर तुम पे डिपेंडेंट है। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा। राशिद ने डॉक्टर को जवाब दिया कि हाँ, आप ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं साथ की बहुत टेंशन लेता हूँ। वो पहले की बनिस्बत अब बहुत बदल चुका है। बस सारा दिन खामोश रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता। पढ़ाई तो बहुत मन लगा कर रहा है। स्कूल भी टाइम पर जाता है। सारे टेस्ट भी बहुत अच्छे से दे रहा है। लेकिन न जाने क्यों वो अब मुझसे बहुत दूर दूर रहने लगा है और अब वो उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता। डॉक्टर ने कहा, तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसका फ्रेंड भी था और उनका फैमिली डॉक्टर भी। उसने उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। उसने कहा, तुम बाकायदगी से इस्तेमाल करो और स्ट्रेस से बचो। डॉक्टर से दवाई लिखवाने के बाद वो घर आ गया। 12 साल का साद अपने बाप राशिद के साथ रहा करता है। वो बहुत ही होशियार और होनहार बच्चा है। स्कूल पढ़ने में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में वो बहुत होशियार और समझदार था। लेकिन साद की ये खामोशी उसके बाप को बहुत परेशान कर देती थी, क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। साद इतनी सी उम्र में इतना समझदार था कि उसने कभी अपने बाप से जिक्र तक नहीं किया कि मेरी माँ कहाँ है और वो कब आएगी या वो कहाँ चली गई है। ऐसी कोई बात उसने अपने बाप से कभी नहीं की। जब वो स्कूल से घर आता तो चेंज करता, खाना वाना खाता, अपना होमवर्क लेके बैठ जाता, ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करता और फिर अपने टाइम पर सो जाता। स्कूल जाने के लिए भी वो खुद ही तैयार हुआ करता था। अपने टाइम से उसकी वैन आती थी और वो स्कूल चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन राशिद से रहा नहीं गया और जब साद स्कूल से आया तो उसने साद को बिठाकर बात करने की कोशिश करी। उसने कहा, बेटा साद, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साद ने कहा, जी पूछे। लेकिन उसी वक्त अचानक एकदम से राशिद की पीठ में बहुत दर्द उठता है। साद फौरन ही पूछता है, पापा क्या आप ठीक हैं? राशिद उसे कहता है कि हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अब तो मुझे आदत सी हो गई है इस पीठ दर्द की। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती और तुम्हें माँ घर में ना होने का एहसास भी नहीं होता क्या? तो साद ने जवाब दिया, हाँ, जब माँ काम पे जाती थी तो उनके ना होने का बहुत एहसास होता था, क्योंकि कभी कभार तो वो शाम पे भी काम पे जाया करती थी ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। राशिद ने कहा, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? साद ने कहा, मतलब अब तो वो काम पे नहीं जाती ना, अब तो वो हमेशा घर पे ही होती हैं। लेकिन पापा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, माँ हमेशा आपकी पीठ पर क्यों बैठी होती हैं? इस तरह तो आपकी पीठ का दर्द और बढ़ जाएगा ना। ये सुनते ही राशिद के होश उड़ जाते हैं और उसे पसीने छूटने लगते हैं और वो पलटकर आईने में दिखता है। राशिद अपनी पीठ पर अपनी बीवी का भूत देखकर बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो मुझे माफ़ कर दो। और इतना बुरी तरह डर जाता है कि उसे अचानक हार्ट अटैक आता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और मर जाता है। और अपनी आंखों के सामने हुआ यह हादसा देखकर साद बहुत डर जाता है और उसकी माँ की रूह फ़ौरन आकर साद के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी माँ कहती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। और फिर उसकी माँ की रूह बोलती है कि बेटा तुम अपने समीर मामा को फ़ोन करके बुलाओ, वही अब तुम्हारी मदद करेंगे। और बेटा तुम अब बिल्कुल मत डरना, माँ तुम्हारे साथ है ना, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। साद अपने माँ की बात मानते हुए फ़ोन लगाता है और अपने मामा को बुला लेता है। जब समीर मामा घर आता है तो राशिद को मरा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है और साद से पूछता है कि बेटा ये सब कुछ कैसे हो गया।
साद अपने मामा को हर बात सच सच बता देता है। साद का मामा समीर एक पैरानॉर्मल रिसर्चर था, इसलिए वो साद की बात सुनते ही फ़ौरन से सब समझ जाता है और साद से कहता है कि बेटा तुम बिल्कुल मत घबराना, मामा सब ठीक कर देगा। और साद को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो लोग वहीं रह रहे होते हैं और फिर कुछ दिनों बाद समीर साद से कहता है कि आज हमें तुम्हारे घर जाना है। और उस घर में जाने के बाद साद से समीर उसकी माँ के बारे में पूछता है। समीर कहता है कि साद बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ बुलवाया है और तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, तो तुम मुझे बताओ कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ बैठी है? साद कहता है नहीं, वो वहाँ सामने उस कमरे में उस कुर्सी पर बैठी है। साद कहता है मैं जब भी घर पर आता हूँ वो वही कुर्सी पर बैठकर मेरा इंतज़ार करती है। तभी समीर उस कुर्सी की तरफ देखता है और वो कुर्सी अपने आप हिल रही होती है। ये देखकर समीर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ मेरी बहन के साथ क्या हुआ होगा। और फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले में से पता चलता है कि जब राशिद रात को बाहर गैदरिंग में बैठा करता था तो वो कुछ लोगों को ये बता चुका था कि उसकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो बहुत जल्द उसे छोड़कर जाने वाली है। उसे अपनी बहन के बारे में इतनी अजीब सी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और फिर वो लोग घर आ गए। कुछ अरसे सोचने के बाद समीर और साद वापसी उस घर पे जाते हैं और समीर साद से कहता है कि मैं एक मंत्र बोलूँगा, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ के रखना है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना। फिर समीर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और एकदम ही अचानक से साद की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है। साद एकदम चौंक जाता है लेकिन समीर उसे संभाल लेता है। वो कहता है बस मामा का हाथ तुमने नहीं छोड़ना। वो दोनों एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े होते हैं और फिर समीर उस आत्मा से बात करने लगता है कि क्या राशिद ने लोगों से जो कहा क्या वो सच है? मैं सच जानना चाहता हूँ, मुझे सारी बात बताओ। और वो आत्मा सारी बात बताती है। राशिद और आरफा की ये पसंद की शादी थी, जिस पसंद की शादी करने के बाद वो अपने घर वालों से लाताल्लुक़ हो गई थी और इनकी शादी के 2 साल बाद साद का जन्म हुआ था। शादी के शुरू के कुछ साल तो बहुत ही बेहतरीन गए। वो दोनों मिलकर साद की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे थे और उसे इंडिपेंडेंट रहना भी सिखाया था। इसी वजह से वो इतना कम उम्र में इतना समझदार था। कुछ सालों बाद गलत सोहबत की वजह से राशिद को शराब और जुए की बुरी आदत लग गई थी। उसकी वजह से राशिद की नौकरी चली गई। पूरे घर की जिम्मेदारी अब सिर्फ आरफा पे थी, इसलिए उसने नौकरी करना शुरू कर दी थी। लेकिन उसका नौकरी करना राशिद को कुछ ख़ास पसंद नहीं था और इसी वजह से घर में झगड़े होने लगे और कुछ आगे चल के ये झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। अब वो अपनी बीवी आरफा पर हाथ उठाने लगा था और उसे बहुत बुरी तरह मारपीट करता था। इन सब मसले मसाइल से आरफा बहुत परेशान आ चुकी थी, लेकिन उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करने की सिर्फ साद के खातिर ठान ली थी कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करके सिर्फ साद के खातिर जिएगी, क्योंकि आरफा की ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ साद ही था। उसका यह ख्वाब था कि आगे जाकर साद पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। एक दिन साद अपने स्कूल ट्रिप पर गया हुआ था और शाम में राशिद नशे में धुत घर आया। वो घर पे आते ही किचन में जाता है और किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो हर बर्तन खोल खोल कर देख रहा था। उसी वक्त उसकी बीवी आरफा नौकरी से घर आई थी और आरफा को देखते ही राशिद का गुस्सा बढ़ जाता है। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है और वो गुस्से में आके आरफा पर हाथ उठाता है, उसे मारने लगता है और तभी वो उसको धक्का देता है तो उसका सर कुर्सी पे जा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर अचानक राशिद को होश आता है और वो डर जाता है। वो सोचता है ये मुझसे क्या हो गया और वो बहुत रोने लगता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो आरफा की लाश आंगन में पीछे दफना देता है और फर्श पर लगे खून के दाग वो साफ कर देता है। रात होने की वजह से वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। ये सुनने के बाद समीर की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और आरफा आगे बताने लगती है कि मैं उस रात मरकर भी नहीं मरी, मैं तो यहीं पर हूँ। मुझे अपने साथ की हमेशा फिक्र रहती है कि एक शराबी इंसान जब गुस्से में आकर मुझे मार सकता है तो मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेगा।
इसलिए मैं हमेशा साथ के आसपास ही होती थी, उसके हमेशा साथ साथ रहती थी। एक दिन नशे की हालत में घर आकर उसने साथ को बहुत पीटा था और उसके निशान अभी तक उसके जिस्म पर मौजूद है। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अब राशिद को नहीं छोड़ूंगी और फिर मैंने उसे मार डाला। फिर आत्मा आके कहती है कि समीर, मैं अपने साथ को एक बहुत ही कामयाब इंसान बनता देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और समीर रोते हुए कहता है कि आप फिक्र न करें बहन, मैं हूँ साथ के साथ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा और साथ आपका ख्वाब ज़रूर पूरा करेगा। और यह कहकर उसकी आत्मा गायब हो जाती है और साथ रोते हुए कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा, मैं एक दिन बहुत कामयाब हो जाऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। और फिर वो हमेशा के लिए अपने मामा के साथ रहने चला जाता है और वो बहुत अच्छे से अपना स्कूल कंप्लीट करता है और फिर अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। एक दिन कॉलेज के कुछ बच्चे उस साथ को बहुत परेशान करते हैं, उस पर न्यू स्टूडेंट होने की वजह से रैगिंग करते हैं। साथ उस बात से लेके बहुत टेंशन में आ जाता है और काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और जब दूसरे दिन वो अपने कॉलेज जाता है तो दूसरे दिन वही सारे बच्चे आकर साथ से माफ़ी मांगते हैं और साथ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ हुआ कैसे। कल तक जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो आज खुद दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ा रहे हैं। एक रात देर से साथ पढ़ रहा था और उसकी माँ की परछाई आती है दीवार पे और वो साथ को देखकर मुस्कुरा रही थी।